बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का हमेशा से एक रिकॉर्ड रहा और यही चीज़ आज़ाद कश्मीर में भी होती रही। और वो ये है कि जिसकी भी वफाक में हुकूमत होती है, यहाँ के लोग मजबूरन उसी जमात को वोट देते हैं या उसके उम्मीदवारों को कामयाब करवाते हैं। वजह यह है कि ये अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, इनके वसाइल बहुत कम हैं और हालात बहुत मुश्किल हैं और इनका सारा इन्हिसार वफाक से मिलने वाली इमदाद के ऊपर है। तो ये कभी भी वफाक को नाराज़ नहीं कर सकते। ये कोशिश करते हैं कि जिसकी भी वफाक में हुकूमत है ये उसके साथ शामिल हो जाएं और इन्हें वफाक कुछ ना कुछ दे दे जिससे इनका काम चल जाए। तो इसलिए हमेशा से यहाँ के लोग ये फैसला करते आए हैं कि वोट डालेंगे वफाक के नुमाइंदों को। लेकिन इस मरतबा काफ़ी चीज़ें तब्दील हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पूरे पाकिस्तान में कंपेन की, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली आई लोगों की सोच में और एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोगों ने एक बयानिया अपनाया। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर भी बहुत हद तक रिजेंटमेंट हो रही है, बहुत हद तक मज़ामत हो रही है और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN क्योंकि इस वक्त हुकूमत में है वफाक में, तो उनके पास एक बड़ा चांस था कि वो आसानी से गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बना लेते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़े फैक्टर के तौर पे सामने आई और उन्होंने अपना लोहा मनवाया, यहाँ तक कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर इलेक्शन से बाहर करना पड़ा। उनका इंतखाबी निशान, जिसके साथ इत्तेहाद हुआ उसका इंतखाबी निशान, उम्मीदवारों को परेशान करना, बार बार वोटर लिस्टों में तब्दीली करना, अफसरान का तबादला करना, वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करना, डराना धमकाना, सूबा बदरियाँ करना, लोगों को गिरफ्तार करना, हिरासत में रखना, परेशान करना, छापे मारना, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक दफ़ा फिर की हैं। इंतखाबी निशान बार बार तब्दील भी किए हैं। ये सारा कुछ ये बता रहा है कि अब गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में रुझान तब्दील होने जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग वफाक की मोहताजी के ऊपर रहना चाहते हैं, वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और अपनी ऐसी हुकूमतें बनाना चाहते हैं जो उनके हकूक़ उन तक पहुँचाएँ। अब मेरे ख्याल में इसका सबसे अच्छा सलूशन ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पर, कश्मीर में आप इसको करें या ना करें, क्योंकि कश्मीर एक आज़ाद टेरिटरी है, कश्मीर एक आज़ाद मुल्क है और आज़ाद कश्मीर हम उसको कहते हैं। वो पाकिस्तान का आईनी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हमारा ये नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन आईनी नुक्ता नज़र से वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ये बात कह भी चुके हैं और उन्होंने ये बात एक धमकी के अंदाज में कही थी कि कश्मीरी पाकिस्तान के आईनी शहरी नहीं है। अगर वो एहतजाज करने आएंगे तो ये पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। लेकिन आ जाए वापस अपनी बात पे। मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कम से कम पाकिस्तान के बिल्कुल साथ ही होना चाहिए। उसे सूबे का स्टेटस देना चाहिए, वहां से कौमी असम्बली के फिर मेंबर्स भी बनने चाहिए और गिलगित बल्तिस्तान का अगर वो आप नहीं कर सकते, मुकम्मल तौर पे उसे पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ सकते, एक मुतनाज़ टेरिटरी के तौर पे आप उसको देखते हैं, तो भी आपको कम से कम ये करना होगा कि उसका इलेक्शन पाकिस्तान के साथ ही हो जाए ताकि वहां के लोग आज़ादी के साथ अपनी राय का इजहार कर सकें, बजाय इसके कि वो वफाक की तरफ देखते रहें कि जिसकी हुकूमत वहाँ पे बनेगी या जो भी वहाँ पे मुसल्लत किया जाएगा हमें भी अपने ऊपर उसी को बैठाना है। तो ये चीज़ मुस्तकबिल में होनी चाहिए। अब इलेक्शन है कल के दिन में, आज रात को आप वीलॉग सुन रहे हैं। कल के दिन में गिलगित बल्तिस्तान के लोग फैसला करेंगे कि वो क्या सोचते हैं और उनके फैसले के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करेगी कि उन्होंने अपनी रविश तब्दील करनी है या तब्दील नहीं करनी। अब आ जाए ज़रा कश्मीर की जानिब। नादरीन, आज़ाद कश्मीर में कई मुकामात पर एहतजाज शुरू हो गया है, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। गिरफ्तारियों के हवाले से आज़ाद कश्मीर के तर्जुमान, जो IG के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और यह बताया कि 72 अफराद को गिरफ्तार किया गया है वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये लोग शरपसंद हैं, कलदम तंजीम से इनका ताल्लुक है और इनके ताल्लुकात जो है वो गैर मुल्की अफराद से भी मिलते हैं। जब गैर मुल्की अफराद कहते हैं तो आपको डायरेक्ट आपका दिमाग जाता है कि शायद इंडिया के साथ मिलते हैं। ऐसा नहीं है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में, उनके साथ इनके रवाबित रहते हैं और उनके साथ इनके ताल्लुकात हैं। अगर इंडिया होता तो शायद वो ये कह देते, लेकिन वो तासुर यही देते हैं। आपको पता है पुलिस भी प्रोपेगेंडा में लग जाती है। वहां पे जो IG लगाया गया वो कैप्टन लियाकत को लगाया गया था। कैप्टन लियाकत की ज़हनियत का अंदाज़ा आप उनके इस एक बयान से लगा सकते हैं। ये ज़रा आप कैप्टन लियाकत साहब को सुनिए। मैं माजी में इनको जानता हूँ अच्छी तरह और मैं बल्कि इनके भाई को भी जानता हूँ, इनकी फैमिली को भी जानता हूँ, ये अच्छे लोग हैं। लेकिन कैप्टन लियाकत साहब जो हैं, ये इनका एक स्टेटमेंट है जो माजी में, वो सुन के आपको आइडिया हो जाएगा कि किस ज़हनियत के आदमी को इस वक्त IG कश्मीर लगाया गया है। एक उसमें क्वेश्चन था कि पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं।
तो मैं पता नहीं ये इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। मैं क्या 1000 का बंदा मार दो ठीक हो जाएंगे। इंटरव्यू में बैठा हुआ चेयरमैन एफपीएससी के सामने यूनिफॉर्म में बैठा हुआ एक कप्तान कह रहा है कि 1000 बंदा मार दो। क्या बात। कहते हैं वो पता कैसे लगेगा कि 1000 मारना। मैं एजेंसियों को सारी डिटेल है, कौन किड्डा गंदा है कौन किड्डा चंगा है, ये डिसीजन करना है। हाँ मुझे कहते हैं आपको वजीर आजम बना दे तो आप क्या करेंगे। अच्छा मैं 1000 बंदा मारांगा। क्या बात है। मैं कहते हैं आर यू इन योर सेंसेस मैजिक सर। ये हंस के बता रहे हैं एक इंटरव्यू में इस वक्त जो आईजी हैं कश्मीर के कि 1000 आदमी मार दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक्चुअली दबाव डालने की बात कर रहे हैं और मावराए अदालत जो कत्ल किए जाते हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं हंसते हुए एंजॉय करते हुए। अब इस जहनीत के ऑफिसर को कश्मीर में लगाया गया है जो 1000 आदमी मारना चाहता है। हालात को ठीक करने का उसके पास सबसे बेहतरीन हल जो उसने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा था वो यही है कि 1000 आदमी मार दिया जाए तो हालात ठीक हो सकते हैं, चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। बहरहाल ये अब रियासत की मर्जी है कि वो किस तरह के लोगों को मुसल्लत करती है अवाम के ऊपर। और इसमें एक और अहम चीज़ है कि एक स्टेटमेंट आया उमर नज़ीर कश्मीरी की जानिब से। ये स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, वो दर्स से करा रहे थे और उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया अपने लोगों के लिए, क्योंकि कल इन्हें गोली लगी है। इन्हें रावलाकोट के ये हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे अपने साथियों के साथ, इन्हें घेर कर दोनों तरफ से गोली चलाई गई। और सरकार का ये कहना है कि इन कश्मीरी नौजवानों ने गोली चलाई, जबकि इन कश्मीरी नौजवानों का कहना है कि हम पुरअमन थे, हमारे ऊपर गोली चलाई गई, दोनों तरफ से चलाई गई, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं और एक इनके साथी शहीद हो गए हैं। जो शहीद हुए हैं इनके साथी, उनका नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सरदार शाहजेब हबीब, और वो रेंजर्स की फायरिंग से ये दावा किया गया कि शहीद हुए हैं। बहरहाल इन्होंने जो कहा वो ये कि दोनों तरफ से घिराव करके हम पर सीधे फायर किए गए, हमारे साथी एक शहीद हो गए हैं, कुछ जख्मी हो गए हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे लिए जितनी हो सकता है वो आवाज़ उठाएं और जितने साथी हमारे आज़ाद कश्मीर में हैं वो सारे पुरअमन रहें। हमने पुरअमन जद्दोजहद करनी है, हमारे मुतालबात पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये जो कुर्बानियाँ हम दे रहे हैं ये इस जद्दोजहद में शामिल हैं। ISI के ब्रिगेडियर और IG के हुक्म पर निहत्ती अवाम के ऊपर गोलियां बरसाई गई हैं। हमारी जद्दोजहद पुरअमन है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई और मुकदमात और गिरफ्तारियां होनी चाहिए जिन्होंने ये हुक्म दिया निहत्ते लोगों पर गोली चलाने का, और गिरफ्तारियों से आज़ाद कश्मीर के लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने जज्बे से और इत्तफाक से आप जीतेंगे। इंतज़ार ना करें किसी चीज़ का, लॉकडाउन के लिए उसका आगाज़ करें, हर चीज़ टाइमिंग के मुताबिक होनी चाहिए, कोई हथियार नहीं उठाएगा, तिब्बी इमदाद भी नहीं मिल रही। ये कमोबेश ये उनका स्टेटमेंट है। मैंने वो स्टेटमेंट सुना था, चंद पॉइंट मैंने लिख दिए थे। तो ये उमर नज़ीर कश्मीरी साहब का एक स्टेटमेंट आया। फिर एक जो बयान है वो आया है शौकत नवाज मीर साहब की जानिब से, जो एक अहम रहनुमा है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के। वो ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर पुंछ में उन्होंने सूरत-ए-हाल बताई कि बहुत ज़्यादा कशीदा हो गई है मौजूदा हुकूमत की वजह से, और साथ उन्होंने ये भी बताया कि इंटरनेट सर्विसेज और तमाम सहूलियात हम कश्मीरियों से छीन ली गई हैं। मोबाइल और इंटरनेट बंदिश की वजह से सिर्फ ये ऑडियो पैगाम एक मैं जारी कर रहा हूँ और ये पैगाम आप सबसे गुजारिश है कि हर तरफ फैला दें। सरदार शाहजेब हबीब कश्मीरी जो हैं, इन्हें रेंजर्स की फायरिंग से ये शहीद हो गए हैं। शहीद के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। मजालिम की वजह से हम अपनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जद्दोजहद पुरअमन और बुनियादी हकूक़ के लिए है और हम पे गोली चलाई गई है। ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की गई जिसके मुताबिक बुनियादी अपने हकूक़ के लिए हम अपना हक इस्तेमाल करते हुए, ये हमारा बुनियादी हक है कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकें अपने बुनियादी हकूक़ के लिए। तो हम पे गोली चलाई गई, ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है और ये हमारे हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये जनाब शौकत नवाज मीर साहब का स्टेटमेंट है। तो कश्मीर की सूरत-ए-हाल नाज़रीन आपके सामने है। छापे गिरफ्तारियां जारी हैं। एक जगह पे वीडियो आई, वहां पे कुछ रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो आवाम बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गई और उन्होंने अपने लोगों को छुड़वा लिया। यह है नाज़रीन कश्मीर की सूरत-ए-हाल जो बिगड़ती चली जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है और कल उसके नताइज आना शुरू होंगे तो हमें पता चलेगा कि वहां पर आवाम के साथ क्या किया गया। तो जमहूरियत तो नाज़रीन पाकिस्तान में आखिरी सांसें ले रही है और जो पाकिस्तान में मुसल्लत रजीम है वो पाकिस्तानियों के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। ये पाकिस्तान के वफाकी इदारे शुमारियात की जो कल की रिपोर्ट है वो जरा आप देख लीजिए। अच्छा, ये रिपोर्ट पाकिस्तान के वफाकी इदारा शुमारियात की अपनी रिपोर्ट है।
ये रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि किसी और ने बना दी है। और देखें, जब पाकिस्तान का अपना सरकारी इदारा रिपोर्ट बनाएगा तो वो कम से कम ये तो कोशिश करेगा कि हुकूमत को कोई फेस सेविंग मिल जाए। फेस सेविंग के बावजूद जो उन्होंने आदादोशुमार जमा करवाए, वो आदादोशुमार क्या बताते हैं कि एक साल में, पिछले बजट से लेकर इस बजट तक, इस एक साल में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब के रिजीम ने पाकिस्तानियों के ऊपर कितना बोझ डाला। सिर्फ चंद चीज़ों का मैं जिक्र करूंगा। ये वफाकी इदारा शुमारियात का डाटा है। वो कहते हैं जी आटे की कीमत में 60% इजाफा हो गया, यानी जितने का आटा था उसमें 60% इजाफा हो गया। आज आटा 3,000 रुपए के आसपास मिलता है, 20 किलो का थैला। बाद 2800 का, 3,000 का, ये उसका रेट चल रहा है। कई जगह पे ज्यादा, कई जगह पे कम। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में ये 1100 रुपए का था और कहा जाता था बहुत महंगा, बहुत महंगा। आज दुगने से भी ज्यादा, 3 गुना के करीब कीमत पहुंचने वाली। बहरहाल, ये आटे की कीमत 60% एक साल में मजीद इजाफा हुआ है। बिजली की कीमत में जो इजाफा किया गया इस एक साल में, वो भी 60% है। एलपीजी की कीमत में जो इजाफा किया गया इस एक साल में, वो 57% से ज्यादा है। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा किया गया इस एक साल में, वो 50% के करीब है, उससे ज्यादा है। डीजल भी 50% के करीब इजाफा किया गया। ये नाजरीन कीमतों में इजाफा हुआ है गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान में चीज़ों में, और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनमें इजाफा हो गया, और ये वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है। अब नाजरीन, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लेवी में मजीद इजाफा कर दिया, यानी पेट्रोल की लेवी को फिर से बढ़ा दिया गया पाकिस्तान में। और जो अब लेवी बढ़ाई गई है, इसके बाद जो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत के ऊपर सिर्फ लेवी वसूल की जा रही है, वो 116 रुपए फी लीटर से जायद है। 116 रुपए फी लीटर से जायद सिर्फ लेवी वसूल की जा रही है। इसके साथ आप बाकी सारे टैक्सेस शामिल कर दें तो यहां पे पेट्रोल की 1 लीटर की कीमत जो इमरान खान साहब के दौर में थी, ये सिर्फ उतने टैक्सेस ले रहे हैं या उसके आसपास सिर्फ टैक्सेस ले रहे हैं पेट्रोल के ऊपर। जिन्होंने 70 रुपए लीटर का पेट्रोल पाकिस्तानियों को बेचना था, वो उसी पेट्रोल के ऊपर कम से कम 116 रुपए से जायद लेवी वसूल कर रहे हैं। अमीर आदमी को रिलीफ दिया जा रहा है आने वाले बजट में, यानी जो बड़े लोगों पे टैक्सेस में कमी हो रही है, जो एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े, उनसे 1% एडवांस टैक्स लिया जाता था। मेरे ख्याल में वो भी एक ज्यादती थी, लेकिन वो टैक्स खत्म किया जा रहा है। गरीब के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, अमीर के ऊपर टैक्सेस खत्म किए जा रहे हैं। तो ये अलीट क्लास के लोगों की हुकूमत है, अलीट लोगों के लिए है। अमीरों की हुकूमत, अमीरों के लिए हुकूमत, अमीरों के मफादात, और गरीब आदमी को पीसने का सिलसिला जारी है। ये हुकूमत गरीब आदमी की बिल्कुल नहीं है। यानी आप अंदाजा करें कि पेट्रोलियम लेवी में मजीद इजाफा कर दिया है। और जब ये कमी करते हैं ना पेट्रोल की कीमत में, तो बड़ी बड़ी खबरें लगवाते हैं, 2-3 रुपए 4 रुपए कमी करते हैं, 5 रुपए कमी करते हैं। लेकिन जब इजाफा करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, तो 50 रुपए 100 रुपए का इजाफा करते हैं। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आने के बावजूद पाकिस्तानियों को वो रिलीफ नहीं दिया गया जो मिलना चाहिए था। दुनिया के किसी मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस तरह नहीं बढ़ाई गई। पाकिस्तान की हुकूमत ने ईरान और अमेरिका के बीच में होने वाली जंग को भी इस्तेमाल किया अपने मफाद के लिए, और उन्होंने पेट्रोल के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के टैक्सेस लगाकर अवाम की जेबें काटी और बहाना बनाया कि जनाब पड़ोस में एक जंग हो रही है। तो ये तो इंडिया के लिए भी हो रही है, बांग्लादेश के लिए भी हो रही है, श्रीलंका के लिए भी हो रही है, अफगानिस्तान के लिए भी हो रही है, बाकी जितने ममालिक हैं अफ्रीकी, उन सब के लिए जंग हो रही है। अकेले पाकिस्तान के लिए तो नहीं हो रही, चाइना के लिए भी ये जंग हो रही है। लेकिन दुनिया के किसी मुल्क ने अपनी आवाम के साथ इतना जुल्म नहीं किया, इतने टैक्सेस नहीं लगाए जंग के नाम पे, जितने पाकिस्तानी हुकूमत ने लगा दिए। और ये डाटा के साथ मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूं, ये डाटा के साथ मैं आपको बता रहा हूं। नाजरीन, बड़े लोगों के लिए मैं आपको बता रहा था बजट है, तो जजों के लिए, यानी जो आईनी अदालत के जज हैं या दूसरे जजेस हैं, इनके लिए बड़ी मुराहत रखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए 80 करोड़ रुपए से जायद के उनकी रिहाइशों की तज़ीन व आराइश और उनकी तामीर के ऊपर पैसा लगाया जाएगा। ये बजट रखा जा रहा है। बाद में आपको पता है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जज जैसे जैसे काम आएंगे, उनके बजट के अंदर इजाफा भी होता चला जाएगा, और जितना वो चाहेंगे उतना उनको पैसा मिलेगा। और जो बजट बनाने वाली वजारतें हैं, ये एक बड़ी अजीबोगरीब खबर है नाज़रीन, मैं आपको देता हूँ, और ये सिलसिला भी पुराना है, इसको रुकना चाहिए। जो बजट की तैयारी में जितनी भी वजारतें काम करती हैं, उन वजारतों के मुलाजमीन को 6 माह तक की तनख्वाहें इजाफी मिलेंगी। अब ये एक सवाल पैदा होता है कि ये क्यों किया जाता है। ये एजाजिया दर्जन से ज्यादा वजारतों के मुलाजमीन को पहले मिलता था मोहम्मद ज़ीशान अवान साहब के मुताबिक, और अब वजारत कानून और इंसाफ, कॉमर्स डिवीजन और AGPR को भी इसमें शामिल कर दिया गया है।
सवाल यह पैदा होता है कि क्या इन मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलती? क्या ये इन मुलाजमीन का ऑफिशियल काम नहीं है? जब आप इनसे बजट तैयार करवाते हैं तो आप 6 माह जितनी तनख्वाहें इनको क्यों देते हैं? क्या यह वजह है कि आप इनसे वो काम करवा रहे हैं जो आईनी और कानूनी नहीं है? क्या आप इनसे वो काम करवा रहे हैं जो आप नहीं चाहते कि दफ्तर से बाहर जाए और उसकी वफादारी खरीदने के लिए आप 6-6 माह के पैसे दे रहे हैं? तो सवालात तो उठेंगे। जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो इन हरकतों पर सवालात तो उठेंगे। एक और नाजरीन डाटा है और द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है पाकिस्तान के हवाले से, अफसोसनाक रिपोर्ट है लेकिन आपके सामने मैं पेश करता हूं। मिलिटेंट वायलेंस इन पाकिस्तान इज द वर्स्ट इट हैज बीन इन अ डेकेड। पिछले 10 साल में पाकिस्तान में इतनी दहशतगर्दी कभी भी नहीं हुई जितनी दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान में है। यह द इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान के हवाले से डाटा जारी किया। उन्होंने लिखा आसिम मुनीर पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ है और बाहर तो वो बड़ा काम दिखा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट वायलेंस है वो बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है पिछली 1 दहाई में। अब ये जरा आप चार्ट देख लें जो जारी किया गया द इकोनॉमिस्ट की जानिब से। ये देखें जनाब, ये चार्ट है। 2017 में दहशतगर्दी के वाकयात ज्यादा थे और उसमें ज्यादा लोग शहीद हुए थे, इंसिडेंट भी ज्यादा हुए थे, इंजरीज भी ज्यादा हुई थी, शहादतें भी ज्यादा हुई थी। लेकिन फिर आप ये देखें कि 2018, 19, 20, 21, 22 ये जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो दहशतगर्दी नीचे जाना शुरू हो गई। ये आपको पूरा डाटा में इमरान खान साहब की हुकूमत का दौर आपको मिलेगा जहां पे दहशतगर्दी कम हुई है। और सबसे कम दहशतगर्दी जो है 2019, 20, 21 में हुई है। फिर 2022 में जब रजीम तब्दील कर दिया गया तो दोबारा से पाकिस्तान में दहशतगर्दों को बाई डिजाइन लाया गया, जिसके ऊपर बड़ा शोर भी मचा। हमने भी वीलॉग्स किए थे कि दहशतगर्दों को लाकर बसाया जा रहा है। तो फिर दहशतगर्दी ऊपर जाना शुरू हुई और ऊपर जाते जाते अब 2025 में जो हालत हो गई दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की, वो ये है कि पिछले 10 साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बल्कि आप 10 साल छोड़ें, आप 15-20 साल के रिकॉर्ड भी निकालेंगे ना तो आपको दहशतगर्दी का ये रिकॉर्ड, इतनी ज्यादा दहशतगर्दी आपको बहुत कम मिलेगी। दहशतगर्दी के कोई 1250 इंसिडेंट जो बड़े नंबर हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। जो शहादतें हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर रिपोर्ट हुई हैं, यानी 750 के करीब लोग जो यहां पे डाटा बता रहा है वो शहीद हुए हैं इन वाकयात में। तो ये यहां पे तवज्जो होनी चाहिए थी आसिम मुनीर साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की और एजेंसियों की, लेकिन यहां पे बहुत बड़ा एक फेलियर है और पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। जब किसी मुल्क में दहशतगर्दी होती है तो वहां पे लोग सरमायाकारी नहीं लेकर आते और यही एक वजह है कि सरमायाकारी जो बैरून मुल्क से आती है वो 82% मजीद कम हुई है गुज़िश्ता 2 सालों में। नाज़रीन, ये कहने में कभी बुरा भी लगता है लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया में डेमोक्रेसी कुछ ज्यादा है। आप सोच सकते हैं कि कोई शख्स पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर तनकीद करे बैरून मुल्क बैठकर और पाकिस्तान की हुकूमत और उसकी पॉलिसीज के खिलाफ बात करे और रिएक्शन दे और फिर वो बड़े आराम से पाकिस्तान में आ जाए और उसे कोई कुछ ना कहे। ये नहीं हो सकता पाकिस्तान में। लेकिन यहां पे इंडिया में आपको पता है काकरोच जनता पार्टी एक बनी थी। वहां के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने एक स्टेटमेंट दिया, नौजवानों को काकरोच से तशबीह दी और उन्होंने काकरोच जनता पार्टी बना दी। अब जो काकरोच जनता पार्टी का लीडर है वो जनाब पहुंच गया अपने एहतजाज को लीड करने के लिए भारत, और इस पार्टी ने सबसे तेजी से मकबूलियत हासिल की है सोशल मीडिया पर। अच्छा, ये जो अभिजीत दीपके, ये इसका नाम है नौजवान का, और काकरोच जनता पार्टी बनाने का इसने ऐलान किया था। उसके बाद एयरपोर्ट पे भी लोग आए हुए थे इसको लेने के लिए और देखते ही देखते कोई 80 लाख लोगों ने इसको फॉलो कर लिया। अब ये इंडिया के एयरपोर्ट पे उतरा, इसे किसी ने कुछ नहीं कहा, ना इसे पकड़ा गया ना गिरफ्तार किया गया। मजे से ये आया, इसकी वीडियो तस्वीरें बन रही थी, नौजवान भी आए और ये जाएगा वहां पे एहतजाज करेगा। तो कम से कम जमहूरियत का भरम कायम रहना चाहिए। इंडिया में भी कोई इतनी जमहूरियत नहीं है। उन्होंने जो किया कश्मीरियों के साथ, जो किया अकलियतों के साथ, वो सब जानते हैं, वहां पर भी बहुत तनकीद होती है। लेकिन काकरोच जनता पार्टी का बंदा जिस तरह आया तो कोई भरम थोड़ा बहुत उन्होंने कायम रखने की कोशिश की। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, जिनके कंट्रोल में पाकिस्तान के सारे रियासती इदारे हैं, उन्हें भी इससे कुछ थोड़ा सीखना चाहिए और अपना दिल बड़ा करना चाहिए और लोगों को बात करने की कम से कम इजाजत होनी चाहिए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।